तो गाइस आपका ढाका यूपीएससी स्टडी चैनल में स्वागत है। आज हम मुझे कमेंट आ जाता वैसे कि सर आप बायजूस से रिकॉर्डेड वीडियो मिली है उसका एक लेक्चर मुझे प्रोवाइड करें, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना लेते हैं। आज मैं आपको एक फुल लेक्चर वीडियो एक बायजूस आईएएस की तरफ से मुझे कैसा आपको लगता है आप मुझे कमेंट में बताना। एक लेक्चर वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जबकि ये लेक्चर भी रिकॉर्डेड लेक्चर है। इसको मैं चला देता हूँ, आप देखना आपको ये सर कैसे लगे, कैसा पढ़ाते हैं। सरल नहीं है। ये देखिए मैं शुरू से चला देता हूँ ना। में लगती है। हाँ शुरू से चला देता हूँ। नमस्कार आप सभी का बायजूस आईएएस थोड़ी स्पीड बढ़ा देता हूँ इसकी। में बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम प्राचीन भारतीय इतिहास का आरंभ करेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास को पढ़ते हुए जो पहला विषय आप पढ़ेंगे वो होगा स्रोत और पाषाण युग। लेकिन प्राचीन भारतीय इतिहास को शुरू करने के पहले मैं आपका परिचय इतिहास विषय के साथ में करवाऊं। एक बार आप इतिहास विषय के साथ में सामान्य हो जाए, जो इस विषय को लेकर के मन में डर रहते हैं वो डर दूर हो जाए, और फिर हम प्राचीन भारतीय इतिहास के साथ अपनी मुलाकात को आगे बढ़ाएं। अगर मैं इतिहास विषय के बारे में बात शुरू करूं तो एक बड़े प्रसिद्ध इतिहासकार हुए, फ्रांस के रहने वाले थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने एक बड़ी सुंदर सी पुस्तक लिखी, द हिस्टोरियंस क्राफ्ट। और इस पुस्तक में जब वो शुरुआत करते हैं इसको लिखने की, तो एक बच्चा अपने पिता से पूछता है, डैडी इतिहास का उपयोग क्या है? और ये सिर्फ उस बच्चे का प्रश्न नहीं है, दरअसल ये प्रश्न हर इतिहास विषय के बारे में जानकारी नहीं या फिर भ्रमित है। सामान्य रूप से इतिहास विषय के बारे में जो अधिकांश लोग जानते हैं, समझते हैं, वो चीज ये रहती है कि इतिहास में बहुत से तथ्य हैं, बहुत सी तिथियां हैं जो कि आपको याद करनी पड़ेंगी, और वो याद नहीं की जा सकती हैं। तो ऐसे में फिर आपकी जो यात्रा है इस विषय के साथ में, तो वो बहुत दुख भरी हो सकती है। लेकिन मैं आप लोगों को ये बात स्पष्ट कर दूं पूर्ण विश्वास के साथ में कि ऐसा कुछ भी नहीं है। निश्चित रूप से इतिहास में तथ्य भी हैं, तिथियां भी हैं, लेकिन इतिहास विषय को जब आप खोजेंगे, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, तो आप इस बात को जानेंगे कि इतिहास विषय तो आपको जासूसी सिखाता है। इस विषय के अंदर में तो एक खोजी दृष्टि होनी चाहिए। दरअसल इतिहास को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं हिस्ट्री, और हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति को हम जब तलाशते हैं तो एक शब्द हमारे सामने आता है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका जो कि ग्रीक भाषा से जुड़ा हुआ शब्द है, और इस शब्द का अर्थ होता है जांच करना। मतलब विषय स्वयं आपसे कह रहा है कि जांच करिए कि जो कुछ भी अतीत में हुआ था वो क्यों हुआ था, और जो हुआ था उसका प्रभाव क्या हुआ। अर्थात कार्य के साथ में आपको जोड़ना है कारण और प्रभाव। आप स्वयं सोच के देखिए, अगर केवल तथ्यों को रटने की ही बात होती तो सिविल सेवा परीक्षा के अंदर में फिर इस विषय को होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन ये विषय है, ये विषय इसलिए है ताकि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके अंदर में अतीत के प्रति एक खोजी दृष्टि को विकसित किया जा सके। आप इस परीक्षा को उत्तीर्ण करके जब अधिकारी बनेंगे, आप अलग अलग क्षेत्रों में जाके कार्य करें। हो सकता है आप देश के जिस भाग के रहने वाले हैं, मान लीजिए कि आप पूर्वोत्तर के रहने वाले हैं, और आपको कार्य करने का अवसर मिला देश के उत्तरी भाग के अंदर में या दक्षिण के अंदर में या पश्चिमी भाग के अंदर में, क्षेत्रीय संस्कृतियां, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा वो पूर्वोत्तर हो जाएगी। तो ऐसे में आपको ये पता होना चाहिए जितना हम जानते हैं, जहां हम रह रहे हैं, केवल उतना ही नहीं है। इतिहास के अंदर में अनेकों आयाम हैं, और उन सभी आयामों के बीच एक संतुलन को स्थापित करना, यही एक अधिकारी से अपेक्षित होता है। ध्यान रखें, ये विषय आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। आप यहाँ पर देखें, अगर हम बात करते हैं इतिहास विषय के बारे में, इसके तत्वों की बात करें, किन तत्वों से मिलकर के ये बना है, तो भूतकाल की घटनाएं, समय का क्रम और निरंतरता, ये तीन प्रमुख तत्व इसमें हमें दिखाई पड़ते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, जो कि सिविल सेवा परीक्षा में आपकी सबसे अधिक मदद करने वाला है, वो तत्व है निरंतरता। भूतकाल की घटनाएं ठीक है, समय का क्रम ये भी ठीक है, लेकिन जब अतीत का हम आलोचनात्मक तरीके से अध्ययन करते हैं, अपनी खूबियां, खामियां उनको समझते हैं, तब वर्तमान में हम एक बेहतर निर्णय ले पाते हैं। और हम जब वर्तमान में एक बेहतर निर्णय करते हैं तो निश्चित रूप से हम एक सुनहरे भविष्य का निर्माण कर रहे होते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि इतिहास विषय क्यों महत्वपूर्ण है। मैंने इस चर्चा के माध्यम से आपको ये सारी बातें समझाने की कोशिश की। अब जो यहाँ से अगला विषय आता है, अगला विषय हमारे सामने आता है कि इतिहास विषय को हम कितने हिस्सों में तोड़ दें, और प्राचीन भारतीय इतिहास जो हमको आज यहाँ पर शुरू करना है, जो पढ़ना है, उसको पढ़ने की हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। अब जो तो हम इतिहास विषय को भारतीय इतिहास में, विश्व इतिहास में तोड़ दें, 2 हिस्से कर दें, और उसके बाद में भारतीय इतिहास के फिर से हम 3 हिस्से कर दें, प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास। सामान्य समझ के लिए है कि ठीक है, इतिहास को इस तरीके से हम तोड़ सकते हैं। इस विभाजन को आप यहाँ से भी देख सकते हैं, और हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के साथ में अपनी इस क्लास को आरंभ करना है। देखिए, हम अपनी चर्चा को यहीं तक सीमित रखेंगे। मैं इन अलग अलग आयामों के अंदर में प्रवेश नहीं करूंगा, ताकि इस कक्षा की उपयोगिता प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में बनी रहे और आपकी रुचि भी बनी रहे। जब जो खंड आपके सामने आएगा उस खंड के ऊपर में ही ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
प्राचीन भारतीय इतिहास के ऊपर में हम जो अपनी चर्चा को आरंभ करते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि प्राचीन भारतीय इतिहास को पढ़ते हुए हम इन 4 विषयों पर सबसे पहले बात करेंगे ताकि आप इस विषय के साथ में जुड़ें। महत्व की बात करें अगर हम सबसे पहले, तो प्राचीन भारतीय इतिहास को सामान्य से प्रत्यक्ष रूप से या फिर पहले सिविल सेवा परीक्षा के अंदर में जो प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम है उससे जोड़ने की प्रवृत्ति को हम देखते हैं। ठीक है, इस बात को आप हमेशा याद रखिए कि प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, इन दोनों के पाठ्यक्रमों के बीच में जो अलगाव है वो बहुत धुंधला सा अलगाव है। ऐसा नहीं है कि प्राचीन भारतीय इतिहास में जो चीजें आप पढ़ेंगे वो मुख्य परीक्षा के अंदर में कहीं ना कहीं आपको लाभ ना पहुंचाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। लाभ तो आपको मिलेगा, अब चाहे वो निबंध वाले खंड में मिल जाए, चाहे समाज वाले खंड में मिल जाए, विषय अलग अलग हो सकते हैं। अगर हम अप्रत्यक्ष रूप से एकदम सीधी बात करें तो इतिहास विषय से ही संबंधित कला और संस्कृति का जो खंड हम लोग देखते हैं, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र संख्या 1 में मुख्य परीक्षा, उसमें आप जब कला के अलग अलग रूप, चाहे वो स्थापत्य कला हो, चाहे मूर्ति कला हो, चित्रकला या फिर साहित्य के अलग अलग आयाम हो और भी अलग अलग विषय, उनको आप जब पढ़ते हैं तो उसके अंदर में तो प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास, आधुनिक भारतीय इतिहास, सारे तत्व आपके सामने एक साथ आते हैं और उसमें एक बड़ा प्रभावशाली तत्व रहता है प्राचीन भारतीय इतिहास का। आप यहाँ पर जो चीजें पढ़ेंगे उसमें आप अध्ययन करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के अंदर में राजनीतिक स्थितियां कैसी थी, सामाजिक स्थितियां कैसी थी, आर्थिक स्थितियां कैसी थी, सांस्कृतिक स्थितियां कैसी थी, इनका आप अध्ययन करेंगे। और एक बात ध्यान रखना कि दरबारों की परिक्रमा लगा लेना महज इतिहास नहीं है, कि सिर्फ दरबारी इतिहास के विषय में पढ़ लेना ये इतिहास नहीं है, ये सिर्फ उसका एक छोटा सा हिस्सा है। अगर हम वर्तमान समय में इतिहास के पढ़ने की प्रवृत्तियों पर निगाह डालें तो आज के दौर में इतिहास को पढ़ते हुए उस दौर की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्थितियों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाता है। शुरुआती दौर में जब इतिहास का अध्ययन, अध्यापन आदि चलता था तब दरबारी इतिहास के ऊपर में अधिक ध्यान केंद्रित किया जाता था, लेकिन अब आप लोग जरा इस विषय पर बहुत ध्यान रखेंगे कि आप जब मौर्य काल को पढ़ें तो इस बात पर विशेष ध्यान रखें कि उस समय की सामाजिक स्थितियां क्या थी, आर्थिक स्थितियां क्या थी, प्रशासन में क्या चल रहा था, जो सत्ता के केंद्र हैं वो सामान्य लोगों के साथ में किस प्रकार से व्यवहार कर रहे थे, कैसे वो जुड़े हुए थे। अगर इन विषयों पर आपने ध्यान करने की प्रवृत्ति विकसित कर ली, अपने दिमाग को आपने प्रशिक्षित कर लिया ऐसा करने के लिए, यकीन मान के चलिए इतिहास के किसी भी खंड को आप पढ़ें, सिर्फ ये खंड नहीं, आपकी यात्रा बहुत आसान रहेगी। तो यहाँ पर मैंने ये बताया आपको कि ठीक है, कहने के लिए प्रारंभिक परीक्षा के साथ में, लेकिन मुख्य परीक्षा में भी आपको निश्चित रूप से भरपूर फायदा मिलता है प्राचीन भारतीय इतिहास को ठीक से पढ़ने के जरिए। इसमें मैं एक बात की तरफ आपका और ध्यान खींचना चाहूंगा, मुख्य परीक्षा में कला और संस्कृति के साथ में जोड़ करके कुछ एक प्रश्न पूछे गए। जैसे एक प्रश्न पूछा गया कृष्णदेव राय से जोड़ करके कि कृष्णदेव राय कला और साहित्य के बड़े संरक्षक थे, अब उन्होंने जो योगदान दिया है विजयनगर के समृद्धि के अंदर में, उस पर प्रकाश डालिए। अब जरा सोचिए कि कला और संस्कृति में एक चरित्र को उठा लिया गया, कृष्णदेव राय को। कृष्णदेव राय जो तो हमें मध्यकालीन भारतीय इतिहास में मिलते हैं, लेकिन ऐसे ही चरित्र प्राचीन भारतीय इतिहास के अंदर में भी तो है, या फिर ऐसे ही चरित्र मध्यकालीन भारतीय इतिहास में भी, भारतीय इतिहास में भी तो है। तो ऐसे जो प्रमुख चरित्र है निश्चित रूप से जरूरत रहेगी, और ऐसे में आपको मदद कहां से मिलेगी? आपको ज्यादा मदद मिलेगी इस खंड से, क्योंकि इस खंड के अंदर में अगर आप प्राचीन भारतीय इतिहास को पढ़ेंगे तो उसकी राजनीति, समाज, आर्थिक या सब पर आप ध्यान केंद्रित करोगे। और कला और संस्कृति वाले खंड को देखते हुए हमारी जो दृष्टि होती है वो केवल कला के विभिन्न रूप और संस्कृति के विभिन्न रूप, हम वहां पर ध्यान अधिक केंद्रित करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, संस्कृति अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है और वो अपने आप में इतना बड़ा शब्द हो जाता है कि सब कुछ अपने अंदर समाहित कर लेता है। तो अभी के लिए आप इतना समझिए, एक सामान्य समझ के अनुसार जिसका आपको अनुसरण करना है, बहुत जटिलता में नहीं जाना है, कि प्राचीन भारतीय इतिहास का लाभ आपको निश्चित रूप से प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों में ही मिलता है। अब बात करें प्रश्नों की संख्या की। अगर हम प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा के अंदर में प्रश्नों की संख्या हमें 3 से 5 तक देखने को मिलती है। कई बार प्रश्नों के विभाजन में भी जटिलताएं रहती है कि कला और संस्कृति में रखें इस प्रश्न को, कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अंदर में रखें, वो सब चलता रहेगा। लेकिन 3 से 5 प्रश्न, कभी 4, कभी 3, सब घटती बढ़ती संख्या रहती है, तो इसके आसपास आपको इस खंड से प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। लेकिन मैं आपको सलाह यह दूंगा कि आप प्रश्नों की संख्या की तुलना में इस विषय पर अधिक ध्यान केंद्रित करें, महत्व के ऊपर, क्योंकि इससे आप जब पढ़ेंगे तो आपकी सोच का दायरा बड़ा होगा। आप ये सोच के नहीं पढ़ेंगे कि यहाँ से प्रश्न कितने निकल रहे हैं, आप ये सोच के पढ़ेंगे इस चीज को कि इसका लाभ मैं कहाँ कहाँ उठा सकता हूँ। तो अगर सोच का दायरा आप यहाँ पर महत्व के ऊपर रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको अधिक लाभ होगा। इसके बाद पाठ्य सामग्री की बात करें, बहुत जाहिर सी बात है कि क्लासेस के अलावा स्वाध्याय के लिए भी तो कुछ सामग्री होनी चाहिए आपके पास में, जिसको आधार बना करके आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। तो ऐसे में मैं आप लोगों को सलाह देता हूँ कि आप मुख्य रूप से एनसीईआरटी न्यू क्लास 6 और क्लास 12 पार्ट 1 कक्षा 6 की आप नई एनसीईआरटी को अगर उठाते हैं तो प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित है, और कक्षा 12 की आप नई एनसीईआरटी को उठाते हैं तो 3 भागों में है, और उसमें जो भाग 1 है उसका संबंध प्राचीन भारतीय इतिहास के साथ है। इसके अलावा हम राम शरण शर्मा जी की जो पुस्तक है प्राचीन भारतीय इतिहास के संबंध में, उस पुस्तक का अध्ययन भी आप कर सकते हैं। और एक बात मैं आपको बहुत स्पष्ट कर दूं, इसके अलावा एनसीईआरटी और आर्य शर्मा जी की पुस्तक, इतना पढ़ने के बाद सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र के अनुसार आपको इससे अधिक की आवश्यकता रह नहीं जाती। जो स्टूडेंट्स इतिहास विषय को वैकल्पिक विषय के रूप में चुनते हैं उनकी स्थिति से भिन्न रहती है। हालांकि आधारभूत सामग्री के रूप में उन्हें भी
एनसीईआरटी और इन पुस्तकों के अध्ययन की सलाह दी जाती है। हाँ, वहां पर कुछ पुस्तकें और जुड़ जाती हैं। लेकिन आप सामान्य अध्ययन के अनुसार इतिहास विषय को पढ़ रहे हैं, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा को देख करके आप पढ़ रहे हैं, तो फिर इतना बहुत है। इसी को बार बार पढ़िए। मैं हमेशा सलाह देता हूँ स्टूडेंट्स को कि आपको अपने अध्ययन के स्रोत सिविल सेवा परीक्षा में बहुत विस्तृत करने की जरूरत नहीं होती। हाँ, उन्हीं स्रोतों को बार बार पढ़ने की आवश्यकता होती है। वहां पर जो बातें लिखी हुई हैं उनके भाव समझने की जरूरत होती है। और कई बार हम देखते हैं कि इन्हीं स्रोतों की क्लासेस से सीधे प्रश्न निकल जाते हैं, और जिन स्टूडेंट्स ने क्लासेस को बहुत ध्यान से पढ़ा होता है वो बहुत अच्छा करके आते हैं। तो अपने स्रोतों पर भरोसा रखें, अपने जो स्रोत हैं उनको सीमित रखें और बार बार अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करें। अवधारणात्मक समझ जितनी बेहतर होगी आपकी, उतना बेहतर आप यहाँ पर प्रदर्शन कर पाए। और अभी मैं आप लोगों को अवधारणा और तथ्य के बीच के जो संबंध है वो भी बता दूंगा।